आलोक कुमार आपके सामने एक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए एक छोटा सा टॉपिक ग्रामर का प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हों या मैं नर्वस हो जाऊँ या दिख रहा हूँ, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा टॉपिक है, ये मैंने इसीलिए चुना है कि पहला टॉपिक है, पहला मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है, तो कोई ऐसा टॉपिक लिया जाए जो कंप्लीट हो सके और रिस्पांस भी मैं देख सकूं कि क्या रिस्पांस आ रहा है। तो वॉइस चेंजिंग 2 नंबर का एक क्वेश्चन हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। इंटरमीडिएट में तो कंपलसरी नहीं है, हो सकता है ना भी आए, लेकिन अब इधर जो देखा जा रहा है कि लगातार कई सालों से वॉइस चेंजिंग इंटरमीडिएट भी पूछी जाती है, हाई स्कूल में तो पूछा ही जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी वॉइस समझ में नहीं आया है चेंज करना, तो वो लोग ज़रूर इसको देखें और समझ में आ जाएगा, मुझे बिल्कुल कंफर्म पता है। जैसे पहला एक सेंटेंस हम ले रहे हैं, रमन ब्रोक द विंडो। अब इस सेंटेंस में आपके सामने लिखा हो चेंज द वॉइस, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए वर्ब पर। अब आपको वर्ब पहचानना आना चाहिए। ये सेंटेंस असर्टिव है, पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर ये वर्ब है। वर्ब क्या होती है? कुछ करना, बेसिकली एक सामान्य शब्दों में, नॉर्मल शब्दों में हम कहते हैं कुछ करना। तो ब्रोक तोड़ा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रेक का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर ब्रोक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेकेंड फॉर्म है। फिर हम इसको क्या करेंगे? जब सेकेंड फॉर्म में वर्ब दी हुई है और वॉइस चेंजिंग करने को कहा जा रहा है, तो हम कर देंगे वाज ब्रोकन। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, तो ब्रोक का थर्ड फॉर्म कुछ नहीं करना, बस एन हमको ऐड कर देना है आगे, ब्रोकन थर्ड फॉर्म हो गया। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है तोड़ा, और इसका मतलब क्या है? तोड़ा गया। किसने तोड़ा? राम ने, रमन ने तोड़ा। क्या तोड़ा? द विंडो। तो यहाँ हमको अब क्या तोड़ा गया ये लिखना होगा, इसीलिए ये चीज़ें ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पर यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि मीनिंग बदल गया वर्ब का। यही वॉइस है। वॉइस चेंजिंग का मतलब है चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो वाज ब्रोकन, वाट वाज ब्रोकन, द विंडो वाज ब्रोकन, तो द विंडो इधर आ गया। अगर हम रमन को इधर रखते तो उसका मतलब हो जाएगा रमन को तोड़ा गया, तो मीनिंग तो बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको इधर लाते हैं, द विंडो वाज ब्रोकन। और फिर एक फ्रेज यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन यहाँ बाई लगेगा और उसके बाद में हम जो ऑब्जेक्ट है किसके द्वारा तोड़ा गया वो हम वहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से वॉइस चेंज हो गई। तो वॉइस चेंजिंग में आपने बेसिकली जो बात है वो ये है कि हम फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज करते हैं। अगर हमको ये बात समझ में आ जाए कि इस तरह की फॉर्म आएगी तो उसको हम इस तरह से चेंज करेंगे, तो बाकी चीज़ें बड़ी आसान हैं, फिर तो कुछ करना ही नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर हम एक बात समझ लेते हैं कि ये जो प्रीपोजिशन आपके सामने बाई लिखा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाई ही लिखें, ठीक है। इसकी जगह पर दूसरे प्रीपोजिशंस भी आते हैं, जैसे कहीं कहीं पर हमें एट यूज़ करना पड़ता है, कहीं कहीं पर हमें टू यूज़ करना पड़ता है, कहीं कहीं पर हमें विद यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये सब और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उतनी बता रहे हैं जो हाई स्कूल, यूपी बोर्ड हाई स्कूल और यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए जो ज़रूरी हैं, सिर्फ उतनी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड पूछा जाता है, तो सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड के बाद में हम बाई नहीं लगाएंगे,
मान लो ब्रोकन के बजाय ये होता, ब्रोकन की जगह पर ये वर्ब होती, तो हम बाई नहीं लगाते, एट लगाते, फिर ये प्रीपोजिशन लगता। और एक बहुत पूछा जाता हाई स्कूल में नोन, और बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, नोन के बाद में हम बाई नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। और एक वो और वर्ब आती है सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर हम सेटिस्फाइड के साथ में विद लगाते हैं। एक और वर्ब है ऑब्लाइज्ड, तो ऑब्लाइज्ड के बाद में भी टू लगाया जाएगा। इंटरमीडिएट में शायद एक बार पूछा गया है ऑब्लाइज्ड वाला, तो आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, नॉट बाई यू, ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है, इन चार प्रीपोजिशंस हो गए कुल मिलाकर के, ये नॉर्मल प्रीपोजिशन ज़्यादातर यूज़ होगा। फिर कभी कभी इन वर्ब्स के साथ में एट, इनके साथ में टू, और इसके साथ में विद का यूज़ किया जाता है। चार्म्ड भी आता है, इंटरमीडिएट में चार्म्ड पूछा गया है। हाँ चार्म्ड, तो चार्म्ड के साथ में विद भी लगता है और ऐड भी लगता है, आप जो सुटेबल लगे, चार्म्ड के साथ में विद लगेगा। और एक और चीज़ है, चार्म्ड, सेटिस्फाइड, ऑब्लाइज्ड, नोन, एस्टोनिश, सरप्राइज्ड, और ध्यान नहीं आ रहा इस समय, वरीड। वरीड वर्ब के साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वरीड के साथ में आप अबाउट का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 प्रीपोजिशन हो गए जो आपको ध्यान रखना है। बाई नॉर्मल प्रीपोजिशन है, सभी के साथ लगेगा। ज़्यादातर इन वर्ब्स के साथ में आप दूसरे प्रीपोजिशंस को यूज़ करेंगे, उसके बाद में उनका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। यहाँ पर जो इनके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो इनका क्या हो जाता है, इन प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब कोई प्रोनाउन यहाँ पर हम लिखें, तो जैसे हु है तो हु सब्जेक्टिव केस है। अब इनके बाद में अगर हु लिखा जाएगा तो हु नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हुम, एट हुम, बाई हुम, टू हुम, विद हुम, अबाउट हुम। ही नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हिम। शी नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस। दे नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, देम। इन प्रीपोजिशंस के बाद में प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस लिखे जाएंगे। आई नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, मी। ठीक है, यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है। और वी नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, अस। तो इस प्रकार से प्रोनाउंस जो होते हैं वो वर्ब के बाद में अगर आए हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं, और अगर प्रीपोजिशंस के बाद आए हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं। बाकी नाउंस का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है जो आपको ध्यान में रखना है, बस बाकी सब काम हो गया, फिर तो कुछ सीखना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं सेंटेंस वाइज आपको समझाता हूँ। एक सेंटेंस है, फ्लाइज स्प्रेड डिजीज। फ्लाइज स्प्रेड डिसीज। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैं पहला रूल बताने जा रहा हूँ वर्ब को चेंज करने का, बाकी रूल तो आप समझ ही चुके। ये वर्ब यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में आई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हाँ, स्प्रेड ऐसी वर्ब होती है जिसका सेकेंड फॉर्म भी स्प्रेड होता है, थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड होता है। हम यहाँ पर इसको फर्स्ट फॉर्म में समझेंगे, सेकेंड फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये बात ऐसी लिखी हुई है कि प्रेजेंट में ही होगा। तो फर्स्ट फॉर्म है फ्लाइज, मक्खियाँ फैलाती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। तो जब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज या एम या आर, ये चीज़ हम अपने पास से ऐड कर देंगे, और स्प्रेड का थर्ड फॉर्म उसके बाद में हो जाएगा। अब स्प्रेड का थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही होता है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म हो गया। तो इज स्प्रेड, एम स्प्रेड, आर स्प्रेड। इज स्प्रेड फैलाया जाता है, एम स्प्रेड फैलाया जाता हूँ, आर स्प्रेड फैलाए जाते हैं। क्या फैलाया जाता है, डिसीज। डिसीज
एज स्प्रेड, डिसीज़ के साथ में क्या लगेगा, एज, तो ये चीज़ें नहीं लगेंगी। हमने समझाने के लिए तीनों लिख दिया कि अगर आपके सामने फॉर्म ऑफ द वर्ब जो लिखा हुआ हो वो फर्स्ट हो तो आप एज या एम या आर को में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके फिर जो मेन वर्ब दी हुई उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे और फिर बाई वाला प्रीपोजिशन लिख करके फ्लाइज लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, फिर आपके सामने जैसे ये सेंटेंस आया, पेरेंट्स अलाउ देयर चिल्ड्रेन टू डू व्हाट दे लाइक। पेरेंट्स अलाउ देयर चिल्ड्रेन टू डू व्हाट दे लाइक। आपको देखने में सेंटेंस काफ़ी इसे बड़ा लग रहा होगा, कोई ऐसा नहीं है, हमको सिर्फ वर्ब से, उसके ऑब्जेक्ट से और उसके सब्जेक्ट से मतलब, बाकी सेंटेंस से हमको कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। अलाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर से वही रूल है, अलाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अलाउ कौन अलाउ करता है, पेरेंट्स, पेरेंट्स अलाउ देयर चिल्ड्रेन, किसे अलाउ करते हैं, हुम दे अलाउ देयर चिल्ड्रेन। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई नाउन हो और उसके पहले कोई एडजेक्टिव आया हो या उस एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल आया हो तो सब्जेक्ट की जगह पर हो या वो ऑब्जेक्ट की जगह पर हो, पूरा का पूरा हम लेते हैं, कोई एक चीज़ भी छोड़ते नहीं हैं। तो पूरा ये पेरेंट्स अलाउ करते हैं किसे, देयर चिल्ड्रेन, हुम देयर चिल्ड्रेन, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अलाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो हम इसको क्या करेंगे, आर इज कुछ लगा करके या एम लगा करके हम क्या करेंगे, अलाउ को अलाउड बना देंगे। अभी आप समझ ही चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आए तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं, उसके पहले इज एम या आर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देते हैं। हु आर अलाउड अलाउड किए जाते हैं, हु आर अलाउड देयर चिल्ड्रेन, देयर चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर अगर हम इसको बहुत अच्छे से करना चाहें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दियर पहले आया, पेरेंट्स हम बाद में लिखेंगे तो ये अच्छा नहीं है। हम यहाँ पर पेरेंट्स का पजेसिव केस लिख करके चिल्ड्रन लिख सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर आगे वहाँ पर पेरेंट्स के लिए देम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी यही कर रहे हैं। दियर चिल्ड्रन आर अलाउड बाई पेरेंट्स, ये वाला फ्रेज़ आप यहीं पर लिख सकते हैं, फिर आगे वाला जो फ्रेज़ लिखा हुआ है वो लिख देंगे, टू डू व्हाट दे लाइक, व्हाट दे लाइक। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि बड़ा सेंटेंस आ जाए तो हम घबरा जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको बस वर्ब से, उसके सब्जेक्ट से और वर्ब के ऑब्जेक्ट से ही लेना देना होता है। अब जैसे एक सेंटेंस दिया है जो बहुत आता है, आई नो हिम वेरी वेल। एग्ज़ाम में आई नो हिम वेरी वेल, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नो दिया हुआ है, तो नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होता है, थर्ड फॉर्म नोन होता है, तो हम यहाँ पर नोन थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगा देंगे। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है और फिर उसके साथ में क्या लगा देंगे, इज या आर। चूँकि अब पहले अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा, नो के बाद में हिम लिखा है तो ही को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ही के साथ लगेगा इज, तो हम यहाँ हिम को जब यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर तो ये हो जाएगा ही के साथ हम इज लगाएंगे, ही इज़ नोन। और फिर वेरिएबल आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिखें, बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं। वेरिएबल लिख दिया हमने और फिर लास्ट में आई को ले जाएंगे, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, बाई नहीं, आप पढ़ चुके हैं, अभी बताया जा चुका है कि नोन के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, टू, तो टू लगाएंगे, वो बाई की ही जगह पर रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नई चीज़ हो गई, बस बाई नहीं है, बाई की जगह पर टू हो गया। फिर हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस, अभी बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद में जो प्रोनाउंस होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, तो टू के बाद में मी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ गए कि अगर फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट हो तो हम वहाँ पर इज या आर या एम, आई अगर होगा तो एम हो जाएगा, प्लूरल नाउन होंगे या प्रोनाउंस होंगे तो हम वहाँ पर आर का यूज़ कर देंगे, सिंगुलर नाउंस होंगे
सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे तो हम वहाँ पर इज कर देंगे। ठीक है, अब हम दूसरे बात की तरफ बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ ही टीचेस मी इंग्लिश, ही टीचेस मी इंग्लिश। तो यहाँ पर अब नई बात आ गई, टीचेस, टीच में आप देख रहे हैं ईएस लगा हुआ है, तो अगर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ हो, कुछ वर्ब्स हमें ध्यान रखने से वरीज है, तो यहाँ पर IES आया है, वरी होता है फर्स्ट फॉर्म। वरी में जब हम एस को ऐड करेंगे तो वाई आई बन जाएगा और ES लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा, खास करके वाई वाली, हमेशा ऐसा नहीं होता है, जब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तब ऐसा किया जाता है, उसमें कोई सफिक्स लगाने के लिए वैसा चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो टीचेस दिया हुआ है और टीचेस का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट होगा। टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट। ठीक है, अब चूंकि टीचेस का ऑब्जेक्ट है मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे ना, आई, तो आई के साथ में एम लगेगा। यहाँ पर भी वही काम, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है उसमें एस या ईएस लगा हुआ है, तब भी हम इज या एम या आर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई अब सब्जेक्ट बनाएंगे ना, मी ऑब्जेक्ट है, मी को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो आई हो गया, आई के साथ एम लगेगा। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, तो आई एम टॉट इंग्लिश। हाँ, अगर आपके सामने किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हों, जैसा कि यहाँ पर है, ही टीचेस, वह पढ़ाता है, किसे, whom, मी, और what, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा हुआ है। तो आप ये ना समझिए कि ऐसा ही होता है, इंग्लिश पहले हो सकता है, मी बाद में हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हम इंग्लिश पहले कर दें और मी बाद में कर दें, तो हम यहाँ पर एक चीज़ टू लगानी पड़ेगी हमको, ही टीचेस इंग्लिश टू मी। तो आपको चाहे इस तरह से सेंटेंस आए दो ऑब्जेक्ट वाला, चाहे इस तरह से आए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप जो वर्ब के बाद में जो पहला ऑब्जेक्ट हो उसको ही सब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, तो इससे आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश को बना लेते तो टू लगाना पड़ेगा, यहाँ पर मी को बना लेते हैं सब्जेक्ट, इस तरह का सेंटेंस दिया हो तो आपको टू हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा सेंटेंस से। तो ऐसा ना करना पड़े, तो इसलिए आप जो वर्ब का जो पहला ऑब्जेक्ट है उसी को ही सब्जेक्ट बनाएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात मैं क्लास में बताया करता हूँ। एक दिया है, योर हेल्थ वरीज मी, योर हेल्थ वरीज मी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फिर वही चीज़ है, वरी में वरी वर्ब होती है, वरी में एस लगा हुआ है, IES लगा हुआ है। वरीज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस IES लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर वही रूल करेंगे, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, योर हेल्थ की जगह पर योर हेल्थ सब्जेक्ट है, इसकी जगह पर लिखेंगे, तो ये आई हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में, वहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, और फिर आई के साथ एम लगेगा, और वरी का थर्ड फॉर्म वरीड होगा, और वरीड के साथ में आप जानते हैं कि बाई हम नहीं लगाते, अबाउट लगाते हैं। तो आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमें इस सेंटेंस, ये सेंटेंस निगेटिव में आ जाए, ऐसे आ जाए, इस सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, योर हेल्थ डज नॉट का यूज़ करेंगे और वरी मी, ऐसा अगर दिया होता और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने को कहा गया होता, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डज आया हुआ है और डज के साथ में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, और यहाँ इसके पहले एक एडवर्ब नॉट दिया हुआ है। तो नॉट, नेवर, नॉट, नेवर,
ऑलवेज, एवर और ऑफन। अक्सर ये एडवर्ब यहाँ पर मेन वर्ब के पहले दे दिए जाते हैं, तो अगर ये आ गए हैं तो वो मेन वर्ब के पहले बने रहेंगे। नॉट आया है तो वहीं पर बना रहेगा मेन वर्ब के पहले, बस ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा पैसिव वॉइस में, नॉट वरीड हो जाएगा। एवर नेवर आया हो तो नेवर वरीड, ऑलवेज वरीड, एवर वरीड, ऑफन वरीड, तो ये इसके साथ में लगा रहेगा। ये एडवर्ब है, मेन वर्ब के साथ आया है तो ये लगे रहेंगे। अब यहाँ पर डज है और वरी है, तो आपको क्या करना है, वही काम करना है। आपको मी को यहाँ पर योर हेल्थ की जगह पर लाना है, सब्जेक्ट की जगह पर, तो वो आई हो जाएगा। और यहाँ डू दिया है या डज दिया है, तो डू दिया हो या डज दिया हो उसकी जगह पर आपको इज या एम या आर लगा देना होता है। ये हट करके यहाँ पर आई के साथ क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। नॉट अपनी जगह पे लिखा रहेगा। और वरीड अबाउट, आप जान ही रहे हैं आगे वाला कैसे किया जाएगा, अबाउट योर हेल्थ, ऐसे हो जाएगा। एक और चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, डज पहले होगा, फिर योर हेल्थ होगा, डज योर हेल्थ, और फिर यहाँ पर वरी मी, ऐसे हो जाएगा। हमने शायद पहले डज नॉट के साथ वरी लिख दिया था क्या, अब याद नहीं है, देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता, डज जो होता है, डज के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। डज योर हेल्थ वरी मी। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, मेरा पहला वीडियो है तो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर डज आया है, फिर उसके साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ओरिजिनल, बिल्कुल प्योर इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर बीच में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, डज हेल्पिंग वर्ब और वरी मेन वर्ब के बीच में ये सब्जेक्ट बीच में लिखा हुआ है, और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आपको वॉइस चेंज करनी है, आपको वही रूल फॉलो करना है जैसा यहाँ है। यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब ही करेंगे। तो डज पहले आप देख लीजिए, आप सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, सब्जेक्ट हम मी को बनाएंगे, यहाँ पर लाएंगे तो वो आई हो जाएगा योर हेल्थ की जगह पर। डज है तो डज के साथ में क्या यूज़ होगा, आई के साथ एम, तो एम आई, और फिर वरी नहीं होगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा वरीड, और फिर अबाउट लगा करके प्रीपोजिशन और योर हेल्थ लिख दिया जाएगा। ये वाला फ्रेज से आपको परेशान नहीं होना, वो तो हमें बाद में लिखना ही है। पहली बात आपको क्या है कि आपको वर्ब हेल्पिंग वर्ब दी हो तो उसको और ऑब्जेक्ट को पहले पकड़ लेना है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख देना है, फिर अबाउट वाला फ्रेज, बाई वाला फ्रेज, एट वाला फ्रेज, ये सब बाद में हम लोग उनको लगा लेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसके पहले क्वेश्चन वर्ड भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर डज हो गया और उसके पहले हम वाई भी लगा दे रहे हैं, वाई डज योर हेल्थ वरी मी। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है। ये ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है। तो हम वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की जगह पर क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, जो भी दिया हो, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, उनको हम रख देंगे। हु वाले को ध्यान में रखेंगे, हु वाले अलग होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, बस ठीक है। अब हम अगली चीज़ समझने जा रहे हैं, हु रोट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। ये सेंटेंस दिया हुआ है, हु रोट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ये सेंटेंस आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए थोड़ा सा, हु वाले सेंटेंसेस में बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत इतनी बार बताने के बावजूद भी गलती कर देते हैं। छोटी सी बात वो ध्यान में नहीं रखते हैं कि यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है वो देखिए आप, यहाँ पर हु जो है वो सब्जेक्ट है, बहुत छोटी सी बात है ये, बस समझ में पता नहीं क्यों नहीं आती है। और इसके बाद में ये वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब कोई दी नहीं है, रोट दिया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है मेन वर्ब का, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया। मेन वर्ब के बाद में हमेशा दूसरी चीज़ें आएंगी, वो सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है,
एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ये जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव फ्रेज है, फॉर लीव इसके एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। किसने लिखा, किसने क्या लिखा, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरा का पूरा फ्रेज। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये नियम कौन सा चल रहा है। यहाँ इंट्रोगेटिव वाला रूल तो चल नहीं रहा जो अभी मैंने बताया था। अभी मैंने क्या बताया कि इंट्रोगेटिव में बेसिक रूल ये है कि सब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ब बाद में होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। ये बेसिक रूल है, बस ये आपको समझ लेना है। अब इस रूल को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपको क्या करना है, अब सब्जेक्ट किसको बनाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट हु है, क्वेश्चन वर्ड, वही सब्जेक्ट है, वही प्रोनाउन है, वो काम कर रहा है अपना। तो हम क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, एन एप्लीकेशन फॉर लीव को। तो सब्जेक्ट अब क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, तो अब सब्जेक्ट कहाँ लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो एन एप्लीकेशन फॉर लीव, आप मान लीजिए हम पहले वहीं शुरू कर रहे हैं, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ये यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर बीच में हो गया। अब यहाँ पर रोट दिया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हम यहाँ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इस सब्जेक्ट के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज या वेयर। जब रोट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया हो तो हम वाज या वेयर यूज़ करते हैं। तो एन एप्लीकेशन है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, वाज। वाज एन एप्लीकेशन फॉर लीव, और फिर उसके बाद में हम मेन वर्ब लिख देंगे। रोट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। कोई दिक्कत ही नहीं है, वाज एन एप्लीकेशन फॉर लीव रिटेन, ठीक है। अब आप अभी तक क्या कर रहे थे कि जो सब्जेक्ट होता था उसको बाई वाला फ्रेज लगा के लास्ट में लिखते थे। मान लीजिए हम यहीं पर लिख दें बाई, और फिर हु को जो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद में, तो हु तो लिखा नहीं जाएगा, हु का ऑब्जेक्टिव केस हु। तो क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, फिर अजीब सा हो जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको बिगिनिंग में ही कर देते हैं। रूल वही चल रहा है, बस थोड़ा सा अलग हो गया। इसी तरह से मान लीजिए आपको इस तरह सेंटेंस दे दिया जाए, व्हाट मेड हिम एंग्री। अब ये सेंटेंस है, ये भी वैसा ही है, बस यहाँ पर हु की जगह पर क्या आ गया है, वाट आ गया। वाट मेड, और मेड मेन वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है। ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब वहाँ पर उसी तरह से हु की जगह वाट हो गया। तो अब हमको क्या करना है, मेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो दी हुई है, तो हम क्या करेंगे भाई, वही रूल करेंगे, वाज और मेड दूर दूर लिख देंगे। बीच में किसको लिखेंगे, हिम को। हिम को जब यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर तो ही हो जाएगा। तो वाज ही मेड एंग्री लिखा हुआ है वो वहाँ पर लिख देंगे। अब इसको उठा के हम वहाँ पीछे तो कर नहीं सकते, लास्ट में इसको यहीं पर लिखा रहने देंगे। बस वाट में डब्ल्यू स्मॉल हो जाएगा, डब्ल्यू, और यहाँ पर एक जो प्रीपोजिशन है जो लगता है वो लगाया जाएगा, विद वाट, एट वाट, बाई वाट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसको कर देंगे। और अब देखेंगे जैसे कि डिड नॉट दिया है, डिड नॉट मेक एनी मिसचीफ, आई डिड नॉट मेक एनी मिसचीफ, ऐसे दिया है, आई डिड नॉट मेक एनी मिसचीफ। यहाँ पर वही चीज़ है, जैसे डज नॉट दिया हो, डू नॉट दिया हो, तो हम वहाँ इज एम आर लगाते हैं। यहाँ पर डिड आ गया है और नॉट मेक है, तो हम क्या करेंगे, वाज या वेयर लगाएंगे। एनी मिस्टेक ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। एनी मिस्टेक सिंगुलर है तो डिड की जगह पर क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। तो यहाँ पर एनी मिस्टेक सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज नॉट, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अभी की लिखा था हम लोगों ने, मेक का थर्ड फॉर्म
मेक का सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड, मेक मेड मेड होता है। तो एनी मिस्टेक वाज नॉट मेड बाय मी, इस तरह से हो जाएगा। जब डिड आएगा तो डिड की जगह वाज या वेयर यूज़ कर देंगे डिड की जगह पर। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वैसे डिड रामू किल ए टाइगर ऐसे आया है, एग्जाम में पूछा गया है। मैंने वही सेंटेंस लिखे हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में, डिड रामू किल ए टाइगर। तो यहाँ पर फिर वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट बीच में, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ मेन वर्ब, यहाँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट की जगह लिखना है, रामू की जगह हो जाएगा ए टाइगर। अब ये टाइगर सिंगुलर है तो डिड की जगह वो वेयर नहीं लगेगा, वाज लगेगा। वाज या वेयर में से कुछ भी हो सकता है डिड की जगह पर, तो यहाँ वाज लगेगा, टाइगर सब्जेक्ट है। तो वाज ए टाइगर, किल की जगह क्या हो जाएगा, किल्ड। और फिर रामू वाला फ्रेज लगा देंगे, बाई रामू। बहुत सिंपल सी बात, बहुत आसान सा है, कुछ समझना ही नहीं है। फिर आगे अगला रूल समझते हैं। ये वो वाली वर्ब हो गई जिनमें हम इज या एम या आर कर देते हैं और वाज या वेयर कर देते हैं। अब कुछ अलग सी वर्ब देखते हैं। ही इज़ नॉट हेल्पिंग हिज ब्रदर्स। ही इज़ नॉट हेल्पिंग हिज ब्रदर्स, ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ आप देखिए कि वर्ब का फॉर्म कैसा है, इज दिया है और नॉट हेल्पिंग दिया हुआ है। इज नॉट हेल्पिंग की जगह हेल्पिंग हो सकता है, नेगेटिव में मेन वर्ब है, इज नॉट हेल्पिंग। फिर ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है। अब अगर आपके सामने इज, एम, आर, वाज या वेयर और उसके साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो हमको एक चीज़ अलग से ऐड करनी पड़ती है, बीइंग। ये बी में आईएनजी लग जाएगा, आईएनजी जो यहाँ का है वो यहाँ बी में लग जाएगा, बीइंग हो जाएगा। और अब देखिएगा आप नॉट जो होगा हेल्पिंग के साथ नहीं लगेगा, नॉट थोड़ा सा, ये बीइंग मान लीजिए इसके पहले हम लगा देंगे, हेल्पिंग की जगह पर हो जाएगा बीइंग हेल्प्ड। इतना समझ लीजिए, इतना ये आप समझ लीजिए पहले कि हेल्पिंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है, उसकी वाइस समझना है, बदलना है, तो हम ये जो इंग है उसको बी में लगा करके बीइंग कर देंगे और हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, तो बीइंग हेल्प्ड हो जाएगा। और नॉट यहाँ लगा हुआ है पहले उसके, तो वो यहाँ लगा रहेगा, ठीक है। तो नॉट बीइंग हेल्प्ड हो जाएगा, नॉट हेल्पिंग का हो गया नॉट बीइंग हेल्प्ड। हु इज नॉट बीइंग हेल्प्ड, हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर्स प्लूरल है, हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स यहाँ पर ही की जगह पर लिखेंगे तो हिज ब्रदर्स लिखेंगे, और हिज ब्रदर्स प्लूरल हैं तो वेयर यहाँ पर हम लगाएंगे। भाई इज था, टेंस तो हमको चेंज नहीं करना कि इज की जगह पर हम वाज ही वे कर देंगे। इज है तो इज रहेगा, वाज है वाज रहेगा, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस रहेगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस रहेगा। यहाँ पर हमको ये चेंज इसलिए करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो गया, ही यहाँ सिंगुलर था तो इज लगा था, हिज ब्रदर्स प्लूरल हो गया तो वेयर लग गया इज की जगह पर, ठीक है। तो हिज ब्रदर्स वेयर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई ही को हिम कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर इज, एम, आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हो या वाज, वेयर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हो, तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही पहले चेंज कर लेंगे, बीइंग थर्ड फॉर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद में दूसरे काम करेंगे। बाकी इज, एम, आर है तो प्रेजेंट टेंस रहेगा, इज या एम या आर ही रहेगा। सब्जेक्ट बदलेगा नंबर अपना तो वो अपना नंबर बदल लेगा। वाज वेयर है तो वाज वेयर रहेगा, वहाँ टेंस नहीं चेंज करने लगना वरना गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर आपके सामने ऐसे आ जाए दे हैव वन द मैच, बहुत सिंपल से सेंटेंस हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम पूछे गए वो मैंने यहाँ पर एक जगह पर रख दिए हैं। यहाँ पर हैव दिया गया है और हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। विन वन वन होता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीइंग वहाँ पर हमने ऐड किया था, यहाँ पर हम बीन ऐड कर देंगे, बीन वन, बीन वन। जैसे वहाँ पर अभी वो हेल्पिंग था तो बीइंग हेल्प्ड हो गया था। तो अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो हैज़, हैव या हैड के बाद, तो वहाँ पर हम बीन के साथ में
जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वही यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो बीन वन हो जाएगा। अब हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, द मैच को। द मैच दे की जगह पर अब आ जाएगा द मैच। दे प्लूरल था तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगी थी। द मैच सिंगुलर है तो सिंगुलर हैव का क्या होता है, सिंगुलर हैज़। बस इतना सा फर्क है, ये ना समझिए कि ये बदला है, बदला नहीं है। हैज़ हैव एक ही चीज़ है, जैसे इज और आर एक ही चीज़ है। बॉय और बॉयज़ कोई अलग थोड़े है, बस नंबर का फ़र्क होता है। इज सिंगुलर नंबर में वही आर हो गया, सिंगुलर नंबर में है, प्लूरल नंबर में हैव है और सिंगुलर नंबर में हैज़ हो गया। तो इस प्रकार से जो नंबर हो सब्जेक्ट का वही नंबर रखेंगे वर्ब का। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आगे के सेंटेंसेस में, बस दिक्कत वही थी जो पहले शुरुआत में हमने बताए थे, वहाँ समझने में दिक्कत आती है। फिर बाई वाला फ्रेज लगा के देखो देम कर देंगे वो लास्ट में, वो तो आप समझ ही रहे हैं। फिर मान लीजिए कोई मॉडल वर्ब आ जाती है, यू शुड एडमायर द बॉय फॉर हिज गुडनेस। यू शुड एडमायर द बॉय फॉर हिज गुडनेस, ऐसे ही सेंटेंस। यू शुड एडमायर द बॉय फॉर हिज गुडनेस, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये शुड मॉडल वर्ब दी हुई है। एडमायर उसके साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए पहले ही कि शुड की जगह शैल हो सकता है, कैन हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है। तो ये मॉडल वर्ब्स होती हैं। विल शैल का पास्ट, वुड शुड, कैन का कैन और कुड, मे और माइट, ये सब मॉडल वर्ब होती हैं। मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में अगर हैं तो उनके साथ में जस्ट उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, यही चीज़ बी लगा के हो जाएगी। यहाँ पर बी हम ऐड करेंगे, जैसे वहाँ बीन अभी इससे पहले किया था और उसके पहले बी इंग किया था, यहाँ पर हम बी ऐड करेंगे और एडमायर जो लिखा हुआ है वो एडमायर्ड हो जाएगा। तो शुड बी एडमायर्ड हो जाएगा। बस बाकी सारे रूल्स वही हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉय, बाकी इसको नहीं लेंगे, ये दूसरी चीज़ है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। इसको हम ये द बॉय सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पर ले आएंगे। तो द बॉय शुड बी एडमायर्ड फॉर हिज गुडनेस बाय यू, वो बाद में कर लेंगे। फॉर हिज गुडनेस ये फ्रेज लिख डालेंगे, फॉर वाला फ्रेज, और उसके बाद में बाई के बाद में हम यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है वो यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से मॉडल वर्ब वाले हो गए ये रूल। बी आपको वहाँ पर ऐड करना होता है एक्स्ट्रा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं मॉडल वर्ब वाला, जैसे विल यू ऑब्लाइज मी। ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर ये बीच में सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये मी ऑब्जेक्ट है। मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आई हो जाएगा, और आई के साथ में हम शैल लगाएंगे, यहाँ पर विल नहीं लगाएंगे। तो ये अपना फॉर्म बदल लेगा क्योंकि पर्सन बदल गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो विल शैल में पर्सन का फर्क होता है, तो यहाँ विल की जगह शैल हो गया, वही चीज़ है। बस ये मी की जगह पर क्या हो गया, आई हो गया, या यू की जगह पर, और यहाँ ऑब्लाइज है तो ऑब्लाइज्ड हो जाएगा, शैल आई ऑब्लाइज्ड। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, कौन सी चीज़, अभी जो हमने बताई थी, क्या, बी, तो बी ऑब्लाइज्ड हो जाएगा। ऑब्लाइज किसके साथ में आया है, मॉडल वर्ब के साथ में आया है, तो बी ऑब्लाइज्ड हो जाएगा, ऐसा ध्यान रखना है आपको। और फिर बाय यू कर देंगे, वो वहाँ चला जाएगा। अब कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस के नियम जल्दी से समझ लेते हैं, टाइम हो रहा है लगभग, और मैं आप लोगों का रिस्पांस देख करके फिर आगे की वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए और भी वीडियोस डाल सकता हूँ। डू दिस वर्क जस्ट नाउ। बहुत सिंपली सारे टॉपिक समझाए जा सकते हैं। ये सेंटेंसेस जो होते हैं थोड़ा अलग से होते हैं। यहाँ पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अभी तक आपने देखे इंटरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, यू सब्जेक्ट वो होता है, वो
अंडरस्टूड होता है, उसको बोला नहीं जाता, उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर डू ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू करिए, तो डू ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है क्या करिए, डू करिए, तो क्या करिए, दिस वर्क, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है और वो एडवर्ब फ्रेज है जस्ट नाउ, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, सब वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। यू अंडरस्टूड है, वो बोला नहीं जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर बहुत आसान सा रूल होता है, लेट और बी का यूज़ करेंगे और लेट बी के बीच में हम जो जैसा यहाँ जो प्रोनाउन लिखा हुआ है बिना केस बदले, ये नहीं कि सब ऑब्जेक्टिव केस में मी लिखा हो तो हम उसको ही आई कर दें, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, जैसा भी लिखा हुआ है नाउन या प्रोनाउन वो ऐसा ही यहाँ उतर जाएगा बिना कोई चेंज के। दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, जस्ट नाउ, ऐसा कर देंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव आ जाए, इस तरह से दिया हो, डोंट हेल्प हिम, ऐसे दिया हो, डोंट हेल्प हिम, डोंट हेल्प हिम, तो ये वही है। अब ये ना समझिए कि भाई डू यहाँ पर है, ऐसा नहीं है। अब डू ये मेन वर्ब थी, यहाँ पर डोंट ये जो है डू यहाँ पर है जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में दूसरी मेन वर्ब आई हुई है, तो ये डोंट हेल्प हो गया। रूल वही है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले, यहाँ भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले है, बस ये नेगेटिव हो गया है। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बोलते हैं तो डोंट या डू नॉट बोल करके फिर बोल देते हैं डोंट हेल्प, मदद मत करो, किसकी मदद मत करो, हिम, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, वही रूल यूज़ करेंगे लेट बी का। तो लेट बी के बीच में हम हिम को लिख देंगे, ऐसा नहीं कि ही हिम को यहाँ लग ले आए तो ही बना दें, यहाँ ये भी वर्ब है, तो वर्ब के बाद में जब प्रोनाउंस लिखे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे लेट हिम बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है अगर नेगेटिव सेंटेंस हो। हाँ, एक चीज़ अभी भूल गए, यहाँ पर जो बी होगी ये पॉजिटिव थी, यहाँ पर बी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, डोंट है तो नॉट यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, नेवर हो तो नेवर यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। मान लीजिए डोंट की जगह पर नेवर आ जाए तो आपको क्या करना है, इसी नेवर को यहाँ पर लगा देना है बी के पहले, तो ऐसे ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। एक सेंटेंस और हम समझ लेते हैं जिस सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे प्लीज़ आ गया, कीप टू द लेफ्ट, यहाँ पर कीप का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा ना समझिएगा कीप के बाद में ऑब्जेक्ट है, कीप का यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट अभी कैसे पता करेंगे आपको बता दिया गया था, क्या, किसे, वर्ब से पूछ करके, ऐसा कोई आंसर यहाँ पर नहीं है। तो कीप का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ एक एडवर्ब है जो लगा हुआ है, उससे हमारा मतलब नहीं है। कीप लिखा हुआ है फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर प्लीज़ चूँकि दिया हुआ है, अगर प्लीज़ ना दिया हो तो दूसरी चीज़ें लगाई जाती हैं। यहाँ पर हम ये फ्रेज़ यूज़ करेंगे, यू आर, प्लीज़ किस लिए बोला जाता है, रिक्वेस्ट करने के लिए, हालांकि प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट नहीं होता। यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर कीप टू द लेफ्ट, वो पूरा हूबहू ऐसा ही सेंटेंस उतार देंगे, प्लीज़ की जगह पर प्लीज़ हट जाएगा। बस ये याद रखिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेंस के हिसाब से रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या कमांडेड, जैसा सेंस हो सेंटेंस में वैसे उसी सेंस के हिसाब से हम कर देते हैं, या एडवाइज्ड। मान लीजिए सलाह दी जा रही है किसी को, इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं है तब की बात है, ऑब्जेक्ट होगा तब लेट बी का यूज़ होगा। ऑब्जेक्ट नहीं है, रिक्वेस्ट की जा रही तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड आदेश दिया जा रहा है तो ये, और अगर सलाह दी जा रही तो ये, इसकी जगह पर हम यूज़ करके और पूरा हो सेंटेंस को उतार देते हैं। प्लीज़ आया हो तो ये लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, हमने बहुत कम समय में कोशिश की है कि ये टॉपिक पूरा हो जाए, और होप करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। कुछ बीच बीच में मेरे ज़बान लड़खड़ा गई, मैं पहली क्लास है मेरी, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।